आज इस खास प्रोग्राम में हम अपने शहरों को लेकर कई सवाल पूछने वाले हैं। देश के ज्यादातर भागों में भारी बारिश हो रही है। देश के कोने कोने से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो डराने वाली है। खास तौर पर कई शहरों में जिस तरह से कुदरत ने कहर बरपाया वो कई सवाल खड़े करता है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, इसमें कुदरत से ज्यादा हम इंसानों का हाथ है जिन्होंने विकास के नाम पर शहरों में केवल विनाश किया है। उत्तराखंड और हिमाचल से लेकर गुजरात के जूनागढ़ और मध्य प्रदेश के उज्जैन तक से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो यही कहती हैं कि बारिश में आखिर हमारे शहर नदी या तालाब में क्यों तब्दील हो जाते हैं। आखिर शहरों से बारिश का पानी बाहर क्यों नहीं निकल पाता। आपको ये तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जो कि चिंता बढ़ाती है, लेकिन इस पर चिंतन करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बड़े से बड़े शहर, बड़े से बड़े महानगर अब तालाब में तब्दील हो रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें आप जूनागढ़ से देखिए। अगर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं हर बार हम देखते हैं, लेकिन जूनागढ़ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई में डराने वाली है। गुजरात में हालात भयावह बन चुके हैं। मुंबई ने हमें डराया है। मुंबई में हर साल हम इसी तरह की बारिश देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली देखिए जो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी है। तो देखिए सवाल यही कि आखिर क्यों बड़े से बड़े शहर तालाब में तब्दील हो जाते हैं, क्यों आखिर शहरों में जल जमाव होता है। उसके कारण जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुदरत का कहर आखिर क्यों इतना हम पर बढ़ रहा है। कई जगह ड्रेनेज सिस्टम ऊपर नीचे होता है, ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा पानी का फ्लो बाहर निकलने की जगह ही नहीं बचती है, जिसके कारण शहरों में जल जमाव होता है। हर इंच जमीन के लिए ड्रेनेज प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कूड़ा सड़कों से उड़कर नालियों में आ जाता है क्योंकि हम सफाई व्यवस्था का ध्यान नहीं रखते और उसमें हमारी खामी है। निगम और पालिका का अलग अलग काम करना ये भी एक बड़ा कारण है। नदी नालों के इलाकों में अनाधिकृत बस्तियां होना, जहां पर नदी नाले हैं वहां पर निचली बस्तियां निर्मित हो जाती है। ड्रेनेज सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ना, तो ये वो कारण है। जल निकासी की कमजोर व्यवस्था जिसके चलते इस तरह के हालात निर्मित होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ड्रेनेज सिस्टम को लेकर खास इंतजाम आखिर क्यों नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ एक साल की ही कहानी नहीं है। ये एक साल के लोगों की आप बीती नहीं है कि अरे इस साल हमारे ये हालात हो गए। ये हर साल ऐसा ही स्थिति निर्मित होती है। दिल्ली और मुंबई सबसे बड़े उदाहरण है इसके लिए, जहां हर साल जल जमाव होता है। मॉनसून को लेकर पहले से तैयारियां नहीं की जाती और उसके बाद हालात का सामना आम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो देखिए जल जमाव के कारण हमने आपको समझा दिए, लेकिन ऐसे हालातों में आपको क्या करना है ये भी जरा हम आपको बता देते हैं कि जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने जरूरी है। बारिश की चेतावनी की स्थिति देना चाहिए। मॉनसून आने से पहले निकासी की जगह बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही हर इंच जमीन के लिए ड्रेनेज प्लान होना चाहिए। नाव और लोगों के लिए लाइफ जैकेट होना चाहिए जल जमाव की स्थिति निर्मित हो जाए। आपातकाल की स्थिति के लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए। कई बार हम इसके लिए तैयार नहीं होते। लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी होती है। बारिश की चेतावनी की स्थिति देना चाहिए। तो ये वो प्रमुख चीजें हैं जो जल जमाव की स्थिति में कदम उठाने जरूरी है, जो आपको भी उठाने जरूरी है, ताकि इस तरह के हालातों को लेकर हम केवल जिम्मेदारों पर निर्भर ना रहे बल्कि खुद की ओर से भी कुछ महत्वपूर्ण कदम हम उठा सकें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर ऐसे हालात निर्मित होते क्यों हैं? क्यों हर बार बारिश के समय बड़े से बड़े शहर, बड़े से बड़े महानगर तालाब में तब्दील हो जाते हैं और हालात ये निर्मित होते हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बसें डूब जाती हैं, बेजुबान जानवर जो कि तिनकों की तरह बहते हुए हमें नजर आते हैं, नाव की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियां तक डूब जाती है, सड़क मार्ग प्रभावित, रेलवे यातायात प्रभावित, और ऐसे में इस स्थिति से निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए जो हालात इस वक्त निर्मित हो रहे हैं देश भर की अलग अलग राज्यों की, अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों में तो इस तरह के हालात बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गुजरात के जूनागढ़ से जो हैरान करने वाली, डराने वाली, खौफनाक तस्वीरें सामने आई है उसे सबको हिलाकर रख दिया है। अब ऐसे में बंसल न्यूज जो आज इस खास
मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा है, उसके भी कई सवाल हैं। वो सवाल जरा आप देख लीजिए कि बारिश में आखिर जलमग्न क्यों हमारे शहर हो जाते हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, उस वजह को आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। शहरों की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी होती है, शहरों में आखिर क्यों जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाती, और मौसम के बदलते पैटर्न के लिए क्या हम इंसान उतने ही जिम्मेदार हैं? क्या शहरी विकास को लेकर नए सिरे से हमें सोचने की जरूरत है? ये वो सवाल हैं जो आज बंसल न्यूज इन हालातों के बाद उठा रहा है, और इनके जवाब भी आज एक्सपर्ट की मदद से ही हम लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बंसल न्यूज के सवाल है कि शहरों की बदहाली के लिए आखिर जिम्मेदार कौन? क्योंकि कई बार विभागों के ऊपर हम ठीकरा ढोलते हैं, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। मौसम के बदलते पैटर्न के लिए आखिर जिम्मेदार व्यक्ति कितना है, इंसान की कितनी जिम्मेदारी इसके पीछे बनती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और चलिए, इसी पर ज्यादा चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, इंजीनियर संजय वर्मा जी, अर्बन एक्सपर्ट है, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। साथ ही न्यूज़र शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगी, संजय वर्मा जी, समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जो कई सवाल बंसल न्यूज इस वक्त उठा रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों से जो हालात आप देख रहे हैं, खास तौर पर गुजरात की, दिल्ली की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, मामूली सी बारिश हो चाहे भारी बारिश हो, सर हम उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं हर साल, आखिर क्यों? जी, सबसे पहले तो बंसल न्यूज़ का शुक्रिया कि जो उन्होंने इतना ये ज्वलंत मुद्दा है, हम देख रहे हैं कि पूरा देश में ये समस्या हमको देखने को मिल रही है। चाहे हम उत्तराखंड की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, या देश के किसी भी शहर की बात करते हैं, जल प्लावन की समस्या जो है वो बड़े विकराल रूप में हमको सामने देखने को मिल रही है। इसके कारण हमको बारीकी से समझना पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले ये कि किसी भी शहर की जो होती है वो एक ज्योग्राफी होती है, जहाँ पर ये नेचुरल जो ड्रेनेज होता है, सिस्टम जो होता है, बारिश का पानी जाके किसी जहाँ पर उसका ढलान होगा वहाँ पर जाके थमेगा। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि किसी भी शहर में तालाब होते हैं, जिसको पॉन्ड्स कहते हैं, लेक्स कहते हैं, वो दिनों दिन नष्ट करते जा रहे हैं, उसको पूरते जा रहे हैं, और तालाबों को पूर के उसके ऊपर कॉलोनियाज डेवलप करते जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। तो जहाँ पर पानी जाना चाहिए था उसको हमने पूर दिया, अब पानी जाएगा कहाँ? तो एक सबसे प्रमुख कारण जो होता है जिसमें कि तालाबों को पूरना और जहाँ पर जल जाना चाहिए था उसको रोकना। मैं जबलपुर शहर को बिलोंग करता हूँ। जबलपुर शहर एक बड़ा ऐतिहासिक शहर रहा है जी। गौड़कालीन और कलचुरी कालीन यहाँ पर एक बेहद समृद्ध जल परंपरा यहाँ पर रही है, और इतने विजनरी यहाँ के प्रशासक जो गौड़कालीन शासक रहे हैं। एक समय पर यहाँ पर 136 तालाब और तलैया हुआ करते थे। जबलपुर शहर जो है 52 तालाब और 84 तलैयों का शहर कहलाता था। अभी वर्तमान में जबलपुर शहर में सिर्फ 36 तालाब ही बचे हुए हैं। आप समझ सकते थे कि जो वर्षा का जल 136 तालाबों में जाना चाहिए था वो सिर्फ 36 तालाबों में आके सिमट गया है। हम आगे बात करेंगे और दूसरे पैनल से भी आप बात करें। बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, और जिस तरह से जबलपुर का एग्जाम्पल आपने दिया है कि पहले कितने तालाब होते थे और अब स्थिति क्या है कि मात्र 36 तालाबों का आपने जिक्र किया कि वहां पर बचे हुए हैं। ऐसे में जिम्मेदारी सर केवल विभागों के ऊपर नहीं है, कभी जिम्मेदारों के ऊपर नहीं, बल्कि हमारी भी उतनी जिम्मेदारी बन जाती है। शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए सर, उनसे समझने की कोशिश करूंगी। सर, सिविक सेंस क्यों नहीं डेवलप हो पाता? ऐसे जब हालात निर्मित होते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर हमारी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। दो पहलू हैं इसके जया, दो पहलू हैं जो एक वर्मा जी कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, और दोनों पहलुओं पर हमने विनाश किया है। पहला पहलू है प्रकृति के साथ अन्याय। जिस तरह से 10 जुलाई को मैं देख रहा था, जब आपसे वर्मा जी से आपकी बात हो रही थी, तो मैं देख रहा था कि मौसम विभाग जो नेशनल हमारा सेंटर है मौसम विभाग का, उसके एक्सपर्ट ने कहा कि 10 जुलाई के बाद देश में 2 मानसून की सक्रियता की प्रणालियाँ सक्रिय हुई हैं, और जिसकी वजह से ये विनाशकारी बारिश या आफत की बारिश हुई है। और गुजरात में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में बारिश ने जिस तरह की तबाही मचाई है, तो आप कल्पना कर सकती हैं कि जूनागढ़ में चंद घंटों में 10 इंच बारिश हो जाती है जी। और इसका कारण हम नहीं समझ पाते कि एकदम हमारे शहर तैयार नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, और दुनिया का कोई भी शहर तैयार नहीं होगा। ये कह के कोसने की बात नहीं है कि ये समस्या सिर्फ भारत में है। हम आमतौर पर प्रकृति के साथ हमने जो कुछ किया है,
अब प्रकृति अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी दिखा रही है और चंद घंटों में बारिश हो जाना, और वो भी इंचेस में बारिश हो जाना। अभी आपको 2 दिन पहले याद होगा, भोपाल में सिर्फ 1 घंटे में जो बारिश हुई, पेड़ धराशायी हुए, सारी लो लाइंग एरियाज जो थे उनमें पानी भर गया। इसका मतलब है कि इसके 2 हिस्से हैं जी। एक तो हमने प्रकृति को नाराज कर लिया, यानी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपने कहा कि हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप आएंगे तो तबाही मचाएंगे। यानी केदारनाथ की जो त्रासदी थी तब से लेकर अब तक, अभी भी मैं कहूंगा कि राज्य सरकारों के पास बजट नहीं है, केंद्र सरकार ने भी कोई इस पे बहुत गंभीरता से चिंतन चल रहा होगा, क्योंकि अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बैठक ली थी, क्योंकि ये समस्या पूरी दुनिया की है और भारत की है। आप ये तय मानिए कि किसी भी दिन, ईश्वर ना करे, भोपाल में, इंदौर में ऐसी बारिश हो सकती है जिसको आप आफत की बारिश कहते हैं, और हमारा कोई तैयारी का मैकेनिज्म नहीं है। आप 4-4 दिन अगर किसी मल्टी में रहते हैं तो आप फंसे रहेंगे, आप कोरोना की तरह उतर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा कहीं तो वोट की जरूरत पड़ सकती है। तो इन पर सोचना होगा, समझना होगा, और इसके लिए एक बड़ा मैकेनिज्म और फंडिंग की भी जरूरत होगी, जैसे हमने कोरोना की तैयारी की है। जी, ये बेहद महत्वपूर्ण बात सर आपने कही कि जैसे कोरोना को लेकर तैयारी की, ऐसे में इन हालातों से निपटने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि आखिर कब तक हम इस तरह के मंजर को अपने आंखों के सामने देखेंगे, कब तक हमारे ही लोग इस तरह से तिनकों की तरह सर शहर बिखर रहे हैं, तिनकों की तरह, नाव की तरह, कागज की नाव की तरह लोग बहते हुए हमारी आंखों के सामने नजर आते हैं, लेकिन हम ऐसा लगता है कि लाचार हो गए हैं, हम कोई कदम ही नहीं उठा पाते। बने रहेगा। उज्जैन का सीधे रुख करते हैं, क्योंकि इन दिनों महाकाल की भी खूब चर्चा हो रही है, इसीलिए हो रही है क्योंकि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। भगवान महाकाल के गर्भगृह में पानी भर जाता है और तब सवाल उठता है कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम को क्या हुआ। दूसरे चरण का वहां पर काम चल रहा है और ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि एक्सपर्ट ने क्या कदम उठाए इन स्थितियों से निपटने के लिए। सीधे रुख करते हैं, इस वक्त संतोष आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उज्जैन संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, उज्जैन में दूसरे चरण का काम शुरू हो चुका है महाकाल लोक को लेकर, और धार्मिक नगरी है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो तस्वीरें हमने देखी वो वाकई में चिंताजनक थी। शिप्रा का पानी गंदे नालों में मिल रहा है, भोलेनाथ के गर्भगृह में जा रहा है। आखिर ऐसे हालात निर्मित क्यों हुए और इनसे निपटने के लिए कितना तैयार है उज्जैन? बिल्कुल जैसे ही आपने कहा कि जिस प्रकार जो शिप्रा का जल स्तर बढ़ रहा है, गंदे नाले मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो हमारा सिस्टम है वो पूरी तरह फेल हो चुका है। जगह जगह सीमेंटीकरण किया जाता है तो जमीन में जितना पानी जाना चाहिए उतना प्रॉपर तरीके से जा नहीं पा रहा है। पहले हम देखते हैं कि जमीन में आसानी से पानी चले जाता था तो पूरे शहर में नमी भी बनी रहती है। अगर बारिश का मौसम 2 दिन बारिश हो जाए तो पूरा महीने तक ठंडक रहती थी। लेकिन आजकल का जो सिस्टम हो गया, जगह जगह पक्के निर्माण होने लग गए हैं। जहां सड़कें हैं वहां पहले डामरीकरण हुआ करता था, लेकिन आज वहां पर भी सीमेंटीकरण हो जाता है। अगर किसी पौधे की जगह अगर लगाना है तो वहां पर भी सीमेंटीकरण किया जाता है। इसका बड़ा ये खामियाजा इसलिए हमको भुगतना पड़ रहा है कि बारिश का दौर भी आता है, 2 दिन बारिश आती है, फिर 4 दिन गायब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो सिस्टम है वो पूरी तरह चरमरा सा गया है। अभी पिछले दिनों की बात करें, उज्जैन में कुछ घंटे की बारिश हुई, ऐसा तहस नहस हो गया, आम सड़कें घुटने घुटने तक पानी हो गया, शिप्रा उफान पर आ गई, महाकाल मंदिर में जल भराव जैसी स्थिति हो गई, क्योंकि हमारा यहाँ का जो सिस्टम है वो डैमेज हो चुका है। क्योंकि यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो पुराने रिटायर्ड इंजीनियर हुआ करते थे, उनसे एक सलाह मशवरा करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा शहर हो या पूरा देश हो या प्रदेश हो, ऐसा सिस्टम होना चाहिए अगर बारिश का दौर है तो बारिश में जमीन में पानी उतरना चाहिए, न कि आजकल जो रोड सीमेंटीकरण हो जाती है वहां बेच जाता है। और अभी की बात करें तो अभी 2 दिन से उज्जैन में अकाल पड़ गया है बारिश का। 2 दिन पहले बारिश हुई थी, इससे झमाझम उज्जैन की सड़कें भर गई, शिप्रा नदी उफान पर आ गई, यहाँ तक कि गंभीर के डैम तक खोलना पड़ गए। और अभी का क्या सिस्टम है आज के दौर में? संतोष, मुझे ये बताइए, आपकी कुछ विशेषज्ञों से भी बात हुई है, आखिर इसका समाधान क्या है? ये बारिश तो होगी, इसको हम नहीं रोक सकते क्योंकि इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। ये आफत की बारिश होगी, तूफानी बारिश होगी, आखिर हम क्या जो एक्सपर्ट से आपकी बात हुई, क्योंकि महाकाल मंदिर अपनी संरचना की वजह से पानी के भराव के लिए थोड़ा संवेदनशील है, कैसे हम बचा सकते हैं? संक्षेप में बताइए जल्दी से जी।
बिल्कुल शरद जी, इस विषय पे हमारी कई सीनियरों से बात होती है तो उनका कहना है कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो अधिकारी आते हैं वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। नए युवा इंजीनियर आते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं, जबकि उनको पुराने सीनियर से बात करना चाहिए, एक रोड मैप बनाना चाहिए जिससे पानी की बचत भी हो और जो निर्माण हो रहा है वो अच्छे से भी हो। और अभी शरद जी हम खड़े हैं जीवाजीगंज वेधशाला में, यहाँ का जो मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं हम उनसे भी चर्चा करते हैं, क्योंकि आखिर बारिश 2 घंटे आती है तो पूरा सड़कों पर जाम हो जाता है, पानी से लबालब हो जाता है। सर, आखिर पानी का जो सिस्टम हो कैसे किस प्रकार निरंतर, क्योंकि जमीन तो आज भी सूखी है। आप और इस पर ध्यान, हम देख रहे हैं कि बारिश का दौर इस साल काफी रहा है। अप्रैल से लगभग लगातार बारिश की स्थितियां रही हैं। जून और जुलाई का माह है, लगातार बारिश का बना हुआ है। उज्जैन में अभी देखें कि 603 मिलीमीटर, आज भी कहीं ना कहीं प्यासे ही है, जमीन प्यासी है, क्योंकि पक्के निर्माण हो जाते हैं। ऐसा रीजन क्यों बनता है कि आज हमको पानी बारिश के मौसम में भी ऐसी उमस जैसी झेलना पड़ती है? देखिए क्या है कि अभी चूंकि लगभग गर्मी का मौसम ही है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के कारण किरणें एकदम सीधी हैं। जैसे ही मौसम खुलता है और चूंकि नमी बहुत ज्यादा है, बारिश का सीजन चल रहा है, तो इसके संतोष, कारण आप बात करते रहिएगा, मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ संजय वर्मा जी भी इस वक्त स्क्रीन पर बने हुए हैं, शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन हालातों के पीछे हम कितने जिम्मेदार हैं और किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। संजय जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत अब महसूस करते हैं सर? क्योंकि अभी भोपाल का ही मैं जिक्र करूं, बहुत निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है, मेट्रो को लेकर जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी है, और उस समय मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि पीडब्ल्यूडी विभाग नगर निगम पे ठीकरा फोड़ देता है इन हालातों को लेकर, और नगर निगम पीडब्ल्यूडी विभाग पर ठीकरा फोड़ देता है। बहुत अच्छा सवाल उठाया। दरअसल कोई समन्वय ही नहीं है जी। नगर विकास की कई एजेंसियां होती हैं, वर्मा जी इस पर बेहतर रोशनी डालेंगे, और इनमें आपस में समन्वय नहीं है। कहाँ खुदाई हो रही है ये अच्छा है। मध्य प्रदेश में तो राजधानी में सीएम साहब ने एक एजेंसी को खत्म किया। जी वर्मा साहब जी। जी 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 जय जी, बहुत आपने सटीक प्रश्न पूछा है ये कि हमको प्री मानसून की तैयारी करना चाहिए। जब भी मानसून आने का होता है तो हमको तैयारी करना चाहिए कि हमारे शहर की स्थिति क्या है। हम देखते हैं कि बारिश शुरू होने को है और नालियाँ खोद दी गई हैं, बारिश शुरू होने को है और नालियाँ साफ नहीं की गई हैं। ये बेसिक कारण जो होते हैं, हमको सबसे पहले तो किसी भी शहर का हो या हमारा जो मिनी सिटी होती है उसका एक हमको रेन वाटर ड्रेनेज प्लान तैयार होना चाहिए। उसके हिसाब से भी हमारे जो स्लोप्स होते हैं, ज्योग्राफी है, उसके हिसाब से पानी कहाँ पर जाएगा उसका पूरा प्रबंधन करके हमारे जबलपुर शहर में रेन वाटर सीवर लाइन भी बनी हुई है, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं है। तो उसका अगर दुष्परिणाम हम देखते हैं कि पानी जाके दूसरे जो लो लाइंस एरिया होते हैं उसमें जाके पानी भर जाता है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पूरा का पूरा उनको प्लान करना चाहिए। एक्सपर्ट्स जो इस फील्ड में होते हैं उनकी सलाह लेके, और प्री मानसून में तो खास तौर पे हमको ये तैयारी करना चाहिए कि पानी आए, क्योंकि पानी कितना गिरेगा ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन पानी को कैसे ड्रेन ऑफ करना है ये हम प्लानिंग कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो सारी तैयारियां पहले हो तो मेरे ख्याल से इतना डिजास्टर जो हमको देखने को मिल रहा है वो शायद कुछ कम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी जब इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे और जब हम तैयारी कर रहे थे शरद जी, तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि जैसे कि आपने भी स्टार्टिंग में जिक्र किया कि केवल भारत के हालात ऐसे नहीं हैं, बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं बाहर के, अमेरिका या न्यूयॉर्क जैसी सिटीज़ हो या इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज हो, यहाँ पर भी ये हालात है सर। और इंडोनेशिया में तो आप अंदाजा लगाइए कि जो खतरा वहाँ पर मंडरा रहा है, नई राजधानी जकार्ता को छोड़कर नई राजधानी बनाने पर अब विचार चल रहा है, तो ये बेहद चिंता की बात है। मैं अभी ये रिपोर्ट देख रहा हूँ जया, इसमें कहा गया है कि एशिया जो है इस जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे सेंसिटिव है जी। और करीब यहाँ की आबादी है 4 अरब से ज्यादा, यानी 400 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए ये जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है। और इसका कारण है कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, जो दुनिया गर्म हो रही है जी। हमारा टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है, और इसकी वजह से ये मौसम की जो गतिविधियां हैं ये चरम पर पहुंच रही हैं, खासतौर से मानसून की गतिविधियां। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि पिछले साल जो पाकिस्तान में भयानक बाढ़ आई थी, 17,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब आपके पास ये मैकेनिज्म नहीं है कि आप एक बटन दबाएंगे अपने एसी का और उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। ये मौसम है जनाब, यहाँ कोई आपके पास रिमोट नहीं है। आप किसी मॉल में गए हैं, ये किसी फिल्म का दृश्य लग सकता है, आप गए हैं 2.25 घंटे की फिल्म देखने के लिए, और जब फिल्म खत्म होकर आप निकल रहे हैं तो आप
फील कर रहे हैं कि पूरे मॉल में घुटने घुटने भर से ज़्यादा पानी भर गया है और वहाँ निकलने का आपसे कहा जा रहा है कि टॉप मंजिल पर बने रहिए। ये हकीकत है आने वाले समय की, और इससे बचने का मैकेनिज्म, जैसे आप फायर से बचने के लिए, आग से बचने के लिए तरीके करते हैं हमारी ऊंची बिल्डिंग्स में और घरों में, अब ये परंपरा होनी पड़ेगी, आपको रखनी पड़ेगी ये व्यवस्था। आपको लाइफ बोट जैकेट्स रखनी पड़ेंगी घरों में, बिल्डिंग्स में, और इसी के साथ जल निकासी का एक मैकेनिज्म जो भारतीय व्यवस्था में, जैसा वर्मा जी बता रहे थे, आपको अपने तालाब, बावड़ियां, मैं भोपाल में ही जन्मा हूं, मुझे कभी याद नहीं आता था आज से 25 साल पहले कि भोपाल में कभी पानी भरता था, निचली कॉलोनियों में भी, क्योंकि हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं चारों तरफ। हमने पेविंग ब्लॉक्स वगैरह तो फिर भी थोड़ा पानी नीचे ले जाते हैं, चारों तरफ हमने कंक्रीट बिछा दिया है जमीन में। जमीन का जो पानी से संपर्क पहले होता था वो समाप्त कर दिया। बहुत बड़ी चुनौती है ये, लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी हम नहीं सोच रहे हैं, न संभल रहे हैं। बिल्कुल शरद जी, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि जिस टॉपिक पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं सर, ये केवल चर्चा ना रहे, इस पर आगे भी काम होना चाहिए। और जो स्थिति हम और आप यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं, बाहर निकलते देख रहे हैं, ये जिम्मेदारों को दिखाई क्यों नहीं देती, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। संजय जी, आपसे समझना चाहूंगी, मास्टर प्लान पर चर्चा होती है सर हर बार, लेकिन मास्टर प्लान पर कोई काम नहीं होता। भोपाल की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर मास्टर प्लान को लेकर सालों से जिक्र चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई मास्टर प्लान नहीं आया। दूसरे शहरों का भी अगर एग्जाम्पल दें तो आखिर क्यों सर, ऐसे क्यों हालात निर्मित हो रहे हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसका मैं अभी ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। जबलपुर शहर का जो मास्टर प्लान बना तो वो 75 का था। उसमें जबलपुर शहर के एक तो अभी जो मैंने बताया कि 36 तालाब को मैंने रिकॉग्नाइज किया हुआ है और उसका डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। जो मास्टर प्लान था 1975 का जो ड्राफ्ट था, उसमें 21 तालाबों को पूर्णा और उसके ऊपर कॉलोनियाँ बनाने का मास्टर प्लान में प्रपोज किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब मास्टर प्लान जो कि सिटी को एक स्वरूप प्रदान करता है, यदि वही तालाबों को पूर के उस पर कॉलोनियाँ बनाने का प्रपोजल देगा तो उसका क्या हासिल हो सकता है। फिर मैंने प्रयास करके जो तालाब अभी जिंदा थे उनको फिर उसमें मास्टर प्लान में ऐड कराया, वाटर रिसोर्सेज के तौर पे उसको डेवलपमेंट कराने का, वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर के तौर पे डेवलप करने का प्लान किया। तो मास्टर प्लान किसी भी शहर का एक प्रोजेक्शन होता है कि कैसे हमारा शहर आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या स्वरूप लेगा। तो मास्टर प्लान की अहम जिम्मेवारी ये होती है कि जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उसको सही तरीके से प्लानिंग करे और नगर निगम को उसको मॉनिटरिंग करना है, कैसे उसमें जो हमारी स्कीम्स होती हैं उसको कैसे उसमें मीट आउट करना है। ये दोनों जो मास्टर प्लान, टाउन प्लानिंग का और नगर निगम का ये अहम जिम्मेवारी होती है। बिल्कुल शरद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, संजय जी की बात में आप कुछ और ऐड करना चाहें, और ये भी सर कि इसमें सरकारों की कितनी विफलताएं होती है जब इस तरह की चुनौतियों का हम सामना करते हैं। दावे किए जाते हैं, करोड़ों खर्च करने के, भारी भरकम बजट की भी बात आती है, लेकिन उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम पर काम क्यों नहीं होता सर? चूंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं जया, इसलिए हमारे यहाँ आपदा, कैलेमिटी के लिए फंड्स के बारे में बहुत कठिनाई होती है। आज भी आपको याद नहीं होगा कि आपदा प्रबंध संस्थान गठित जरूर किए गए हैं संवैधानिक बाध्यता या केंद्र सरकार के निर्देश पर, लेकिन उनके पास क्या व्यवस्था है। आज भोपाल में आपको याद होगा 22 अगस्त 2022 ऐसी बारिश आई थी कि भोपाल का बड़ा तालाब समुद्र बन गया था। यहाँ जो क्रूज था पर्यटन विकास निगम का वो डूब गया था। 18 घंटे राजधानी में बिजली कई कॉलोनीज में गुल हुई थी, और मुझे अच्छे से याद है क्योंकि हम सब ऑफिस में थे। मैं खुद घुटने भर पानी में जब बाहर निकला और मेरे घर की खुद बिजली करीब 10 घंटे गुल रही थी। तो इन परिस्थितियों को समझकर हमें एक प्लान तैयार करना होगा, इसके लिए बजटिंग करनी होगी। आपदा प्रबंधन एक ऐसा काम है कि एनडीआरए या एसडीआरए के भरोसे हम नहीं चल सकते। किस जगह कितनी तेजी से रेस्क्यू किया जा सकता है, लोगों को बचाया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप इसी शहर का अध्ययन इस तरह से कराएं एक्सपर्ट से, जो भी हमारे मेट्रोज हैं, कि वहाँ से पानी निकासी के हम जल्दी से जल्दी के क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं कि उनका पानी हम अपनी जल संरचनाओं तक ले जाएं या ज़मीन के भीतर पहुँचाएं। अगर हमने ये नहीं किया जया तो आप इंतज़ार कीजिए। मुझे कहते हुए बहुत दुख है, जूनागढ़ की तरह या किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह हम सब इंतज़ार करेंगे अपने को बेहद तकलीफ में देखने का। बिल्कुल, और ये बेहद गंभीर विषय है जिस पर यहाँ जी सर मैं एक बात और, सर ने बहुत अच्छी बात कही है। इसमें मैं चाहूँगा कि इसमें जब भी प्लानिंग कोई होती है, प्रपोजल बनते हैं, तो उसमें लोकल रेसिडेंट्स का, लोकल जो इंजीनियर्स होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि वो 20 सालों से, 30 सालों से, 50 सालों से रह रहे हैं। होता क्या है कि एक्सपर्ट बाहर से आया,
उसको जबलपुर शहर या किसी भी शहर के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो लोकल जो एक्सपर्ट्स के जो तौर पे या सलाह के तौर पे ले सकते हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको इसमें ज़रूर समाहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव सर आपने दिया है, क्योंकि अपने एरिया को लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, एक्सपर्ट समझते हैं। उस कॉलोनी में रहने वाला शख्स या उस शहर में रहने वाला शख्स वो बहुत अच्छे से जानता है कि आखिर हमारे शहर में किस चीज की कमी है, और उसी पर भौगोलिक स्थिति के हिसाब से आगे काम भी किया जा सकता है। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े सर, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की कि कैसे हम अपने शहर को डूबने से बचा सकते हैं। डूबना इसीलिए क्योंकि हालात जो इस वक्त हम देख रहे हैं अलग अलग शहरों के, अलग अलग राज्यों के, ये बेहद चिंता बढ़ाता है। और कहीं ऐसा ना हो कि भोपाल में बैठकर हमारे भी हालात ऐसे हो जाएं या दूसरे शहरों के हालात ऐसे हो जाएं। बहुत शुक्रिया संजय जी। शरद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस स्थिति से निपटना, और ये जरूरी है कि केवल चर्चा ना हो बल्कि इस पर आगे काम भी होना जरूरी है। विभागों की जिम्मेदारी तय हो, आपसी समन्वय बन सके, और उतनी ही जिम्मेदारी आपकी, मेरी और आम जन की भी हो जाती है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।